Assalamualaikum, welcome to the Medicos. I am Dr. Kinza. For further lectures, kindly subscribe my channel. Today we will discuss about the diabetes mellitus, which is most important topic for the exams and the clinical point of view. तो आज हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसा टॉपिक है जो क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और एग्जामिनेशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, टाइप्स हो गई, हर एक चीज़। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी डेंजरस डिजीज़ है जिसकी वजह से हमें 5 सेकंड के अंदर, हर एक 5 सेकंड में एक बंदे की डेथ हो जाती है, अक्यूट या फिर क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या चीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस में बहुत सारी डिजीज़ेस आपस में कंबाइन होकर एक कॉमन चीज़ जो है वो शेयर करती हैं। वो ये है कि कॉमन थ्रेड जो होता है ना इनमें, वो ये होता है कि टेंडेंसी फॉर द क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। हमें इसमें क्या मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया। पेशेंट की शुगर जो है, शुगर लेवल जो है वो, ब्लड शुगर लेवल्स वो बढ़ जाती हैं। तो दो रीजंस होते हैं हमारे पास, इंसुलिन के लेवल्स का डिक्रीज़ हो जाना, या फिर जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो इंसुलिन जहाँ पे जाके अटैच होता है और ग्लूकोज की एंट्री करवाता है, तो वो सेल्स जो है ना वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो इंसुलिन के टूवर्ड्स एक्शन शो नहीं करते। तो दो रीजंस हो गए हमारे पास उसके क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। सपोज ये एक डायबिटिक मॉन्स्टर है, इसके दो एक्सट्रीम्स हैं, दो आर्म्स हो गई इसकी। डायबिटीज़ में एक आर्म पे एक कॉज लिखा हुआ है, दूसरे पे दूसरा। इसमें क्या है कि इंसुलिन के डिक्रीज़ हो जाने की वजह से कौन कौन सी टाइप्स होती हैं डायबिटीज़ की, इंसुलिन के रेजिस्टेंट हो जाने की वजह से, एक्शन को के रेजिस्टेंट हो जाने की वजह से कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंसुलिन के डिक्रीज़ हो जाने की वजह से बात करते हैं। तो इंसुलिन का लेवल जब भी डिक्रीज़ हो जाए तो हमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ हमें यंगर पेशेंट्स में मिलती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लाडा। लाडा की फुल फॉर्म ये होती है कि लैटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलाइटस इन द एडल्ट्स। ठीक है, ये क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह के जैसी ही होती है। ठीक है, मतलब इनके जो प्रेजेंटेशन होगी वो सेम होगी, क्योंकि इनसे इसमें भी क्या है, पेशेंट के इंसुलिन के लेवल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन टाइम लेती है, तो इस वजह से ये यंगर पेशेंट्स में डेवलप नहीं होता, बल्कि जब पेशेंट की एज बढ़ जाती है, एडल्ट एज में जाके ये चीज़ रिप्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास ये सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस। सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस में हमारे पास दो तरह के कॉजेज़ आ जाते हैं, कोई डिजीज़ आ गई, कोई सिंड्रोम आ गया, या फिर ये है कि हम कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस कराई थी, हाइपरग्लाइसीमिया करवा देती हैं पेशेंट को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलिन एक्शन। ठीक है, इंसुलिन एक्शन रेजिस्ट हो रहा है। अब हम इसमें आ जाती है टाइप 2 मेलाइट। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस में ये है कि इसमें जो है रिसेप्टर्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, वो अपना एक्शन प्रॉपर नहीं करेंगे, जिस वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा पेशेंट को। फिर आ जाती है हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज़, ये फीमेल्स में होती है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल्स होती हैं उनमें ससेप्टेबिलिटी होती है कि वो उन्हें डायबिटीज़ हो, जिसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़रूरी नहीं ये है कि इसमें दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, रेजिस्टेंस हो द इंसुलिन एक्शन भी होते हैं, या फिर ये इनमें जो है ना इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज़ हो सकती है। फिर हमारे पास आते हैं मॉडम या फिर मोडाई। मॉडम तो मोडाई लाडा की तरह ये भी जो होती है ना, ये टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है। जैसे लाडा टाइप 1 डायबिटीज़ ही थी, लेकिन लेट एज में प्रेजेंट हो रही थी, वैसे ही टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये मॉडर्न जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ही है, लेकिन ये है कि इसमें भी जो है रेजिस्ट हो जाएगा इंसुलिन का एक्शन, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये छोटी एज में प्रेजेंट करती है। तो जैसे कि हमने पीछे टाइप्स पढ़ी, तो हम उन्हें थोड़ा बहुत डिफाइन करते चलते हैं। सबसे पहले आती है टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, बीटा सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बीटा सेल्स, पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं उनमें डिस्ट्रक्शन की वजह से इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिस वजह से हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ में बेसिकली होता ये है कि जो हमारे, और यह है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना वो यंगर एज में प्रेजेंट होती है।
टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे पास एडल्ट एज में, बड़ी एज में प्रेजेंट होती है। इसमें यह है अर्ली फेज़ में जो है ना इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, लेकिन सेल्स जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करते इंसुलिन की वजह से, क्योंकि इंसुलिन जाकर जिन रिसेप्टर्स पर अटैच होती है तो वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इस वजह से जो हमारे पास जो है ना हाइपरग्लाइसीमिया क्रिएट हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है थर्ड, गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में यह है कि जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है, गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी में फीमेल्स को टेंडेंसी होती है कि उनमें हाइपरग्लाइसीमिया हो। इसमें दोनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो सकती है, या फिर टिश्यूज़ जो है ना रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं। अब हमारे पास आता है लाडा। लाडा की जैसे फुल फॉर्म बताई गई थी, लाडा लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह ही होती है, इसमें प्रोडक्शन ही जो है वो सीज़ हो जाती है, लेकिन ये है कि एडल्ट एज में ये लेस ऑफन, इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से। इसलिए ये जो अपीयर करता है सिमिलर टू द टाइप 1 बट प्रेजेंट इन द एडल्ट एज, इन द एज ऑफ द 40 एंड द 45। फिर एक टाइप है मॉडम, या फिर हम इसे मोडाई कह सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म ये होगी मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस या मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस इन द यंग पेशेंट। ये टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह ही होती है, इसमें जो हमारे रिसेप्टर्स हैं तो वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इंसुलिन का एक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। लेकिन फ़र्क ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो हमारे पास बड़ी एज में मिलती है, और ये जो है ये हमें यंगर एज में मिलती है। फिर हम आ जाते हैं टाइप 2 सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। ये मोस्ट कॉमन हमें मिलती है सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस। जैसे कि हमें नाम से पता चलता है, सेकेंडरी किसी और कॉज की वजह से डायबिटीज़ का हो जाना है, हाइपरग्लाइसीमिया का हो जाना। तो हमारे पास दो तरह के कॉजेज़ आ जाते हैं, या तो कोई डिजीज़ हो गई या तो कोई सिंड्रोम हो गया, जैसे कि एक्रोमेगली है या फिर कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया क्रिएट होता है। और पहला रीज़न क्या था कि डिजीज़ या फिर सिंड्रोम की वजह से। फिर हमारे पास आता है कि कोई मेडिकेशंस ले रहा है पेशेंट, जैसे कि हमारे पेनक्रियाज हैं, उनके जो बीटा सेल्स हैं वहाँ पे बीटा एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं, अगर उन्हें बीटा ब्लॉकर ले रहा है जैसे पेशेंट, जैसे प्रोपियोनोल ले रहा है, तो उसमें ये होगा कि वो बीटा ब्लॉकर जाके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, बीटा एड्रेनर्जिक को। तो उस वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी और पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होगा। फिर हमारे पास आते हैं थायराइड्स, डायूरेटिक्स। इनका भी काम ये है कि ये हमारी क्या करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया करवा सकते हैं। कि हमने सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस में पढ़ा कि या तो किसी डिज़ीज़ की वजह से या फिर जो है मेडिसिन की वजह से, बीटा ब्लॉकर या थायराइड की वजह से जो है हमारी बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कुछ जैसे कि हमने बीटा ब्लॉकर का तो स्टडी कर लिया कि बीटा ब्लॉकर को जाके जो बीटा सेल्स पे जो एडर्नर्जिक बीटा ब्लॉकर्स हैं उनको ब्लॉक करने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम या एक्रोमेगली में क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, जिस वजह से हमें ये हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन हो जाती है। तो कुशिंग सिंड्रोम में हम देखते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम में हमें पता है कि कॉर्टिसोल के लेवल्स जो है ना, कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से प्रोटीन्स और लिपिड्स का कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। उनका जो प्रोटीन और लिपिड्स का क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, जिस वजह से लिपिड्स के ब्रेक हो जाने के जैसे लिपलाइसिस या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जैसे हम बोलेंगे लिपलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट फ्री फैटी एसिड्स बनेंगे, और प्रोटीन से क्या, अमाइनो एसिड्स बनेंगे। फ्री फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स जाएंगे लिवर के अंदर और वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट से या फिर अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हम जब ग्लूकोज सिंथेसिस करती है बॉडी, तो हम उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर हम आते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ जैसे इंक्रीज़ होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। ग्लूकोज की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू या फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू। इसमें क्या करता है, लिवर के अंदर जो भी ग्लाइकोजन हमारे स्टोर होता है उसको भी ब्रेक करके ग्लूकोज बनाते हैं, और फ्री फैटी एसिड्स और या फिर अमाइनो एसिड्स, इन दोनों से भी क्या करते हैं कि ग्लूकोज बनाते हैं, जिस वजह से जाहिर सी बात है ग्लाइकोजन भी ब्रेक हो रहा है। फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी जो है हमारा
ग्लूकोज़ बन रहा है, तो उस वजह से हमारे जो हाइपरग्लाइसीमिया है, हमारे जो ब्लड के ग्लूकोज़ लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये नटशेल में थोड़ा मैकेनिज़्म बता दिया कि कैसे एक्रोमेगली या कुशिंग सिंड्रोम है इंक्रीज़ करता है। फर्दर आगे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू किया जाएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।